हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2023 के टीयर 1 में आए हुए इंग्लिश क्वेश्चंस। और ये है डे 14 जुलाई, शिफ्ट फर्स्ट यानी 9 AM का शिफ्ट। बिफोर दैट मैं बता दूं, माय नेम इज़ अमर सिंह एंड आई हैव क्वालिफाइड दीज एग्ज़ाम्स, जिसमें आरआरबी, एनटीपीसी 2019, सीएचएसएल एसएससी का 2021 एंड सीपीओ क्वालिफाइड किया है। एंड आई वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल नॉन टेक स्टडी। चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। इसमें आपको क्या करना है कि एरर जिस भी पार्ट में है उसको फाइंड आउट करना है। तो सेंटेंस क्या है? नीतू हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 10 o'clock इन द मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट कौन है? नीतू। कैसा सब्जेक्ट है? ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। और आपको पता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए? सिंगुलर। तो यहाँ पे हैव की जगह में क्या होगा? हैज़। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। एक बार पूरा चेक कर लेते हैं पूरे सेंटेंस को। हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 10 o'clock, पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए यहाँ पे सिंस दिया है, बिल्कुल सही है। इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस किस पार्ट में एरर है? फर्स्ट पार्ट, यानी हमारा ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास। हमें यहाँ पे एंटोनिम फाइंड आउट करना है अंडरलाइंड वर्ड को। तो यहाँ पे क्या लिखा है? अंडरलाइन वर्ड क्या है हमारे पास? अंडर। पूरा सेंटेंस एक बार पढ़ लेते हैं। हर डॉग कैन क्लाइंब अंडर द फेंस। ठीक है, तो अंडर का अपोजिट क्या होता है? ओवर। यहाँ पे दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है अंडर और एक होता है बिलो। तो अंडर का अपोजिट क्या होगा? ओवर। ठीक है, अंडर का अपोजिट ओवर। बिलो का क्या होगा? एबव। तो ये दो वर्ड हैं, इनको याद रखिए। अंडर का अपोजिट होगा ओवर एंड बिलो का अपोजिट क्या होगा? एबव। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। तो इसमें जो भी इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड है उसको हमें फाइंड आउट करना है। द विलेज बेगर्स, the village beggars, no longer ill at ease in the gathering of glittering dignitaries, sat in their assigned rows and joked with vegetarian Brahmin apprentices। तो यहाँ पे देखिए, विलेज करेक्ट वर्ड है, बेगर्स BEGGARS, नो लॉन्गर इल एट ईज इन द गैदर GATHERING, ये भी बिल्कुल सही। गैदर ऑफ ग्लिटरिंग GLIT, यहाँ पे टी नहीं होगा। क्या होता है ग्लिटरिंग का करेक्ट? GLITT, ये होता है ग्लिटर का करेक्ट वर्ड। तो यहाँ पे ग्लिटरिंग ING कर दीजिएगा। तो यहाँ पे सिंगल टी दिया, क्या होगा? डबल टी, ग्लिटरिंग। तो हमारा करेक्ट यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ग्लिटरिंग। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में यानी इस सेंटेंस का हमें पैसिव वॉइस निकालना है। को याद रखना कि जब भी हम किसी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो क्या करना है? जो भी इसका मेन वर्ब है उसको बी के फॉर्म में चेंज कर देना है और मेन वर्ब को किस फॉर्म में लिखना है? V3 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जो भी मेन वर्ब है उसको बी के फॉर्म में लिखना है और मेन वर्ब को V3 के फॉर्म में चेंज कर देना। देखते हैं यहाँ पे क्या है। द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपाउंड नाउन हो गया यहाँ पे। विल अनाउंस, तो विल क्या हुआ यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब। अनाउंस क्या हुआ यहाँ पे? मेन वर्ब। द फाइनेंशियल रिजल्ट, तो सबसे पहले हमें यही चेक करना है कि इसका जो वर्ब है पैसिव वॉइस में कैसा होगा। तो देखिए यहाँ पे मेन वर्ब कैसा है? V1 के फॉर्म में है। तो बी का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? बी ही होता है। और उसके बाद क्या सीखा हमने? जो मेन वर्ब है उसको हम V3 के फॉर्म में यानी थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो अनाउंस का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? अनाउंस्ड। तो जहाँ भी सेंटेंस में बी अनाउंस्ड लिखा है वो हमारा करेक्ट होने वाला है। उसके अलावा जो हेल्पिंग वर्ब है वो तो लगा ही रहेगा, तो यहाँ पे विल भी होगा।
तो विल बी अनाउंस चेक करते हैं, विल हैव बीन इनकरेक्ट, आर बीइंग इनकरेक्ट, यहाँ पे कंपनीज बोर्ड डायरेक्टर अनाउंस्ड, यहाँ पे इनकरेक्ट, यहाँ पे देखिए विल बी अनाउंस्ड, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, चेक करते हैं। द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कंपटीशन, पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कंपटीशन, ऑफ क्या हुआ यहाँ पे प्रीपोजिशन, यहाँ पे ये क्या हुआ सब्जेक्ट, ये क्या हुआ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, तो मेन सब्जेक्ट क्या हुआ हमारे पास पार्टिसिपेंट्स, कैसा है प्लूरल, तो यहाँ पे आर लिखा है यानी प्लूरल वर्ब लिखा है, करेक्ट है। आर के बाद आईएनजी कंटिन्यूअस टेंस है, फॉर देयर, देयर किसके लिए दिया है, ये सब्जेक्ट कैसा है प्लूरल, तो यहाँ पे देयर, टर्न क्यूरियसली, तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट। अब दूसरे में चेक कर लेते हैं, पार्टिसिपेंट कैसा है प्लूरल, यहाँ पे हैज़ दिया है इनकरेक्ट, पार्टिसिपेंट प्लूरल यहाँ पे इज दिया है इनकरेक्ट, प्लूरल यहाँ पे इज दिया है इनकरेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास, एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, यानी सर्वाइल का एंटोनिम क्या होता है, सर्वाइल क्या होता है ओबीडियंट होता है, सर्वाइल का मतलब ओबीडियंट या फिर जो आज्ञा मानने वाला होता है उसको बोलते हैं सर्वाइल। तो यहाँ पे उसका अपोजिट देखिए, एरोगेंट यानी होता है जो किसी की बात न माने अपने मन की करे उसको क्या बोलते हैं एरोगेंट, तो ये हमारा यहाँ पे हो सकता है, तो यही हमारा क्या होगा करेक्ट एरोगेंट। अगला देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ थिंग फिट टू ईट यानी जिसे हम खा सके उसके क्या बोलते हैं एडिबल, ठीक है। यहाँ पे देखिए एलिजिबल है इनकरेक्ट, डाइजेस्टिबल नहीं बोलेंगे, क्यूरेबल नहीं बोलेंगे, एडिबल हमारा क्या होगा करेक्ट वर्ड, थिंग फिट टू ईट। ईडियम, लिली लिवर्ड, लिली लिवर्ड यानी होता है कावर्ड, लिली लिवर्ड इसको आप याद रखिए, कावर्ड टाइप का कुछ ऐसा वर्ड जिसे हम क्या बोलेंगे लिली लिवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना है हमको एप्रोप्रिएट वर्ड, तो यहाँ पे ब्रेव उसका अपोजिट हो गया, नॉटी नहीं होगा, कॉमिकल नहीं होगा, नॉट ब्रेव यानी कावर्ड, हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, सिनोनिम लिखना हमें, तो जेलस, जेलस का क्या होता है, सॉरी जेलस नहीं जील है ये, जील, जील यानी होता है उत्साही एक्साइटेड, तो जीलस का क्या होगा इंथुजियास्टिक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सी हैड एन एबिलिटी टू परसुएड अदर्स, देखिए यहाँ पे दो वर्ड होते हैं, एक तो परस्यू, परस्यू करना किसी को फॉलो करना, एक होता है परसुएड, परसुएड यानी किसी को मनाना, तो मनाने के लिए क्या होता है हॉल्ट रुकना, सप्रेस नहीं, आउटरेज बाहर निकालना, इम्प्रेस करना, परसुएड यानी किसी को मनाना, तो मनाने के हिसाब से यहाँ पे कौन सा सिनोनिम हो सकता है आपका ऑप्शन नंबर डी इम्प्रेस करना। अगला वर्ड क्या लिखना है सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट, वी मस्ट रिमेंबर दैट वी व्हाट वी टीच आवर चिल्ड्रन इज व्हाट वी इनकलकेट देम, इनकलकेट यानी माइंड में स्टोर करना, इस तरह के जो मीनिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं इनकलकेट, तो इंडेंजर्ड खतरे में नहीं, इंस्पायर करना किसी को नहीं, इंस्टिल यानी स्टोर करना, ये किसी के दिमाग में रखना, ये रहना, ये होगा स्टिल, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इम्पोर्ट यानी डालना नहीं, इनकलकेट यानी माइंड में स्टोर रहना, इस टाइप का जो भी सेंस होगा वो हमारा यहाँ पे ऑप्शन होगा। नेक्स्ट अगेन पैसिव वॉइस में बनाना है, तो हमने क्या सीखा एक्टिव वॉइस से जब भी हमें पैसिव वॉइस बनाना है तो क्या सीखा है कि जो भी इसका मेन वर्ब है उसी के फॉर्म में हमें बी लिखना है, और उसके बाद जो भी मेन वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म यहाँ पे लिखना है, और चेक करना है कि कौन से सेंटेंस में ऐसा दिया हुआ है। वी वॉन्ट रिसीव एनी बेटर चॉइस देन दिस फ्रॉम एनीवेयर, वी वॉन्ट ये क्या लिखा हुआ वॉन्ट यानी विल नॉट,
यानी रिसीव, इसके बाद रिसीव। तो रिसीव कैसा फॉर्म है, वैसे भी विल सेल के बाद V1 आता है, तो यहाँ पे ये कैसा हुआ, फर्स्ट फॉर्म में लिखा है। तो हम जब लिखेंगे तो क्या करेंगे, वोंट तो होगा ही, वोंट क्या हुआ हमारा हेल्पिंग वर्ब, तो ये तो रहता ही है। उसके बाद जो भी मेन वर्ब है किस फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्म में, तो बी का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, बी। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो रिसीव मेन वर्ब था, तो रिसीव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिसीव्ड। तो ये यहाँ पे भी होगा, हमारा आंसर होगा। तो वोंट बी रिसीव्ड ये है, ये हो सकता है। वुड, यहाँ पे क्या है, वुडंट हैव लिख दिया तो ये इनकरेक्ट, शुडंट ये इनकरेक्ट, वोंट हैव लिख दिया, हमें हैव नहीं चाहिए, सिंपली वोंट बी रिसीव, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर, इस तरह हम यहाँ पे आपको क्या करना है, एलिमिनेट करके चेक करना है। एलिमिनेशन के बाद अगर 2 सेंटेंस आपके पास बचता है तो फिर आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेक करिए। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, आपको वर्ब को फाइंड आउट करना है कि कौन सा वर्ब इन सेंटेंस में हमारा करेक्ट है। अगला वर्ड है हमारे पास, सिनोनिम निकालना है आपको, फीबल। फीबल यानी क्या होता है, कमज़ोर। तो कमज़ोर के लिए क्या होगा, अनहीटफुल, स्ट्रॉन्ग, वीक। वीक यानी कमज़ोर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वीक। करेक्ट स्पेलिंग किसका, एसोसिएशन का। एसोसिएशन करेक्ट स्पेलिंग क्या होता है, ASSION लिखा है, तो यहाँ पे SI नहीं होता, क्या होता है, TION, एसोसिएशन। ठीक है, ये एसोसिएशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ईडियम बताना हमें अंडरलाइन वर्ड का। पूजा tried to explain the problem, but soon she tied herself up in the knots. Tied herself up in the knot यानी अपने आप को उलझन में डालना या कन्फ्यूजन में डालना। इस तरह के लिए हम क्या करेंगे, टाइट herself in the knots करेंगे। Be forced to explain your action, become very confused when you are trying to explain something। तो यहाँ पे confusion का आगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी। बाकी चेक कर लेते हैं, मेक नो प्रोग्रेस नहीं, वोंट मॉडिफाई एन ओपिनियन नहीं, तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास पैराजंबल के क्वेश्चन आ गए, जिसमें सेंटेंस बनाने के लिए इन सभी को अरेंजमेंट करना है। तो इस टाइप में सबसे पहले आपको क्या देखना है, आपको सबसे पहले इंट्रोडक्टरी जो भी सेंटेंस है, जो भी इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होगा उसको आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, और उसके अलावा इसको एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। जो भी रिजल्ट दिया है, आपको रिजल्ट दिया है तो वो कभी भी स्टार्टिंग में नहीं हो सकता। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जब भी रिजल्ट दिया है तो उसको यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इस तरह इसको एलिमिनेशन के थ्रू जा सकते हैं। चलिए सबसे पहले एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे ADBC यानी हमें फर्स्ट सेंटेंस पकड़ना है, बस वही हमारा आंसर होगा। पहला क्या है, इन बिहार एंड सेंट्रल एशिया इन पर्टिकुलर every district had smelters that used local deposits of ore to produce iron, which was widely used for the manufacture of implements and tools of daily use। हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हल्का फुल्का रिजल्ट के बारे में बता रहा है कि ये आयरन प्रोडक्शन के लिए है। The smelters was done by men, while women worked on the bellows, pumping air that kept the charcoal burning। ये भी इंट्रोडक्टिव नहीं होगा, यहाँ पे उसका रिजल्ट बता रहा है कि कैसे किया गया। बट आयरन, यहाँ पे वैसे प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो गया, बट आयरन स्मेल्टिंग यानी बट क्या क्या होता है, एक सेंटेंस अगर पॉजिटिव में लिखा है तो उसका निगेटिव बताने के लिए, या फिर पहले निगेटिव दिया था तो पॉजिटिव बताने के लिए। तो यहाँ पे ऐसे सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम बट का यूज़ करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा फर्स्ट नहीं होगा। प्रोडक्शन ऑफ वुड्स स्टील रिक्वायर्ड हाई स्पेशलाइज्ड टेक्निक ऑफ रिफिलिंग आयरन। तो यहाँ पे स्टील का इंट्रोडक्शन बताया है, प्रोडक्शन ऑफ वुड्स स्टील का, यानी ये हमारा पहला हो सकता है। एक बार हम डी से चेक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए डी है, प्रोडक्शन ऑफ वुड्स स्टील रिक्वायर्ड हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निक ऑफ रिफाइनिंग आयरन।
फिर सी में क्या दिया था, बट आयरन स्मेल्टिंग इन इंडिया वॉज एक्सट्रीमली कॉमन टिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। फिर ए है, इन बिहार एंड सेंट्रल इंडिया इन पर्टिकुलर एवरी डिस्ट्रिक्ट हैड स्मेल्टर। एंड उसके बाद बी है, द स्मेल्टिंग वॉज डन बाय मैन। ठीक है, तो ये यहाँ पे रिजल्ट भी दिया है बी। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इंट्रोडक्टरी, उसके अलावा प्रीपोजिशन अगर स्टार्ट में दिया है, ठीक है, ऐसे प्रीपोजिशन जो किसी को कॉन्ट्रास्ट करते हैं या फिर ऐसा प्रीपोजिशन जो रिजल्ट बताते हैं, इस तरह प्रीपोजिशन से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को कभी भी स्टार्टिंग में नहीं रखेंगे। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वही पैराजंबल का क्वेश्चन है, अरेंज करना है इन सेंटेंसेस को। अब यहाँ पे देखिए, चेक करते हैं, यहाँ पे देखिए बी है या बी ए एंड सी, यानी डी फर्स्ट पार्ट नहीं है, तो पहला डी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, हमें ए बी सी में चेक करना है कि कौन सा पहला होगा। अब यहाँ पे देखिए, ही रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट, ही कौन है, सब्जेक्ट किसके बारे में बताया गया है, यहाँ पे पता नहीं। दूसरे में देखते हैं, ड्यूरिंग द स्प्रिंट ऑफ 1770 द आयरन foundries in a remote district were often visited by a thin middle-aged man with a notebook। तो ये ही किसके लिए लिखा गया था, मिडिल एज मैन, यानी जो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है उसमें नाउन यानी सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करेगा, तो ही से स्टार्ट नहीं हो सकते यहाँ पे, यानी मिडिल मैन। सी में देख लेते हैं कहीं पे, इसके बारे में पहले तो नहीं बताया गया। 3 कॉलड्रॉन्स वर नेक्स्ट प्रिपेयर्ड, नहीं है ही यहाँ पे, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा फर्स्ट पार्ट होगा। तो बी से कितने हैं, बी यानी फर्स्ट या थर्ड। उसके बाद इसमें देख लेते हैं, इस सेंटेंस को एक बार पढ़ के चेक कर लेते हैं कौन सा होगा हमारा। तो बी के बाद कौन सा है, डी। ही वुड वेट आउट 2 pounds of iron, have them heated till they were red hot, and then wait them again। उसके बाद ए, ही रिपीट, यानी किस प्रोसेस को रिपीट किया, उसने हीट करने की प्रोसेस को अगेन रिपीट किया। ही रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट इंक्रीजिंग द अमाउंट अंटिल ही हैड वेट अप टू 1000 pound। ठीक है, उसके बाद सी है, 3 cauldrons वर नेक्स्ट प्रिपेयर्ड। उसके बाद यानी हमारा सही सीक्वेंस कौन सा लग रहा है, बी के बाद डी, डी के बाद ए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन का प्रोसेस बताया है, और कैसा कौन सा प्रोसेस है ये हमारे डी पे लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एप्रोप्रिएट ऑप्शन यहाँ पे करना है। शी इज डैश अ पेकॉक इन द ब्लू सैटिन साड़ी। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, वेरी ब्यूटीफुल एज। देखिए वेरी के बाद एज नहीं होता, तो ये इनकरेक्ट हो गया। सो ब्यूटीफुल, सो एज का यूज कब करते हैं, जब निगेटिव सेंस देना होता है या निगेटिव सेंटेंस दिया है, तो वहाँ पे हम सो एज का यूज करेंगे। सी इज डैश अ पेकॉक, यानी उसकी तारीफ में लिखा गया सेंटेंस है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सो ब्यूटीफुल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, एज ब्यूटीफुल एज यहाँ पे क्या बताया गया है कि पॉजिटिव सेंस दिखाया गया है, तो एज ब्यूटीफुल एज यहाँ पे करेक्ट होगा। वैसे एज और एज का जो पेयर होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए किया जाता है, लेकिन सो एज का जो पेयर है वो हमेशा नेगेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंस के लिए किया जाता है। यहाँ पे पॉजिटिव सेंस चाहिए, तो एज ब्यूटीफुल एज यहाँ पे करेक्ट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्बल्ड, पैराजंबल का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, बी है और सी। तो बी से स्टार्ट करते हैं। द कंस्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड आर नेशनल फ्लैग तिरंगा विच मीन्स ट्राई कलर ऑन इतना, यानी इंट्रोड्यूस। यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्टरी सेंटेंस बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे नेशनल फ्लैग के बारे में बताया है और उसका डिस्क्रिप्शन दिया है, तो यानी बी हमारा पहला हो सकता है। एक बार सी चेक कर लेते हैं। एज ए सिंबल ऑफ नेशनलिज्म एंड फ्रीडम इट इज़ ए फैशन। इट किसके बारे में बताया गया है, यानी सेंटेंस का जो मेन सब्जेक्ट है यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, डायरेक्ट उसके बारे में बताने लगा, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन फर्स्ट पार्ट नहीं होगा, तो बी से स्टार्ट होने वाला
तो बी से कितने हैं, 1 एंड 2, यानी थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन हमारा हो सकता है। बी के बाद क्या है, सी, एज ए सिंबल ऑफ नेशनलिज्म एंड फ्रीडम इट इज़ फैशन फ्रॉम खादी विच इज़ डोमेस्टिकली स्पन इंडियन कॉटन। उसके बाद डी है, इट फीचर 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, ठीक है, दैट आर ऑल द सेम विड्थ, यानी जो हमारा ट्राई कलर का फ्लैग है उसके बारे में बताया हुआ है कि 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, इनका विड्थ क्या है, सेम है। द टॉप बैंड इज मेड ऑफ सैफरॉन, ये सैफरॉन का है, विच सिम्बलाइज पावर एंड करेज। तो यहाँ पे देखिए सही सीक्वेंस में दिया है कि नेशनल फ्लैग के बारे में बताया है, उसका डिस्क्रिप्शन दिया है कि ट्राई कलर्स में है, सिंबल है, किस चीज़ का सिंबल है, नेशनलिज्म एंड फ्रीडम का है, किस चीज़ का बना है, खादी का, ठीक है। उसके बाद इसका जो तीनों पार्ट है उसकी विड्थ के बारे में बताया गया है, फिर इसका कलर के बारे में बताया, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा, सही सीक्वेंस में गया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द हंटर डॉग्स फॉलोड द हाइनस। यहाँ पे होमोनिम्स यानी यहाँ पे सेम इसका सेंस बताने वाला वर्ड लिखना है और इस सेंटेंस को कंप्लीट भी करें बाय सेंस एंड बाय ग्रामर ऑल्सो। तो हंटर डॉग्स फॉलोड द हाइनास, हाइनास जो हंटर डॉग था वो फॉलोड किया किसके, हाइना के सेंस को। सेंस को कैसे हम फॉलो कर सकते हैं, सेंस क्या है, इंटरनल इफेक्ट है, सेंट यानी उसके स्मेल से, तो ये होगा हमारा सेंस नहीं, सेंस नहीं, तो हमारा क्या होगा, हाइनाज सेंट, ठीक है, हाइना की स्मेल से उसको फॉलो किया। अब हमारे लास्ट 5 क्वेश्चन हैं जो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक, इनको फिल करना है, ठीक है। तो क्लोज टेस्ट का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि फर्स्ट क्या करना, आपको गो थ्रू द पैसेज, आपको पूरा एक बार पैसेज पढ़ना है और उसके बाद इसका सेंस निकालना है, और ये पैसेज किस टाइप का, यानी पॉजिटिव सेंस में है या निगेटिव सेंस में, ये भी आपको पढ़ने के बाद समझ में आएगा। तो इसलिए आपको क्या करना, सबसे पहले इन पैसेज को एक बार पूरा गो थ्रू होना है और इसके बारे में थोड़ा सा इमेजिनेशन करना है कि किस टाइप का सेंटेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। ह्यूमन लाइफ इज डैश अ यूनिक ब्लेसिंग विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन द डैश ऑफ द सेल्फ। ह्यूमन लाइफ के बारे में बताया गया है, ही हु इज़ नॉट अवेयर ऑफ सेल्फ, जो अपने आप में अवेयर नहीं है, कैन नीदर हैव पीस नॉर कैन ही फॉस्ट एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। वी हैव टू लिंक आवर सोल विथ गॉड and body with the physical world of substance. Dash, the formless God is invisible to the naked eyes. Our mind often wanders wherever it goes. ठीक है। Dash, we are unable to develop any love for the divine and religion like the white light of heavens. Dash, multiple colored fragmentations by the prism of men and loses its gravity. Instead of uniting it becomes a major divine force। यानी ये लाइफ के रियलिटी के बारे में बताया गया कि आप क्या करोगे या फिर कैसा करोगे तो कैसा आपका लाइफ चलेगा। तो यहाँ से थोड़ा सा क्या निकला, हमारा जो पैसेज है वो पॉजिटिव सेंस में लिखा गया है और एक फैक्ट यानी लाइफ के ऊपर जो फैक्ट बताया गया है उस पर ये डिपेंड है। चलिए बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, ह्यूमन लाइफ इज डैश अ यूनिक ब्लेसिंग। ह्यूमन लाइफ कैसा है, यूनिक ब्लेसिंग। यहाँ पे चेक करना है क्या है। अब यहाँ पे देखिए इज है, इज के बाद 2 टाइप का वर्ब आ सकता है, या तो आईएनजी फॉर्म वाला, आईएनजी फॉर्म होगा तो एक्टिव होगा, V3 यानी थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो ये पैसिव बनेगा। तो ह्यूमन लाइफ कैसा है यहाँ पे चेक करना है। ह्यूमन लाइफ को क्या एक्टिव सब्जेक्ट के रूप में बनाया गया है या पैसिव सब्जेक्ट के रूप में बनाया गया, ये हमें चेक करना। तो यहाँ पे चेक करते हैं। ह्यूमन लाइफ इज कंसिडरिंग यूनिक ब्लेसिंग विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन,
अगर हम यहाँ पे कंसिडरिंग लिखेंगे तो एक्टिव वॉइस की तरह हमें एक्टिव सब्जेक्ट बनाया गया है। टू कंसीडर तो होगा नहीं, कंसीडर्ड हो सकता है, कंसीडर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ह्यूमन लाइफ इज कंसीडर्ड, यानी ह्यूमन लाइफ को कंसीडर किया गया कैसे, अ यूनिक ब्लेसिंग। ठीक है, यूनिक ब्लेसिंग के रूप में। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा, कंसीडर्ड, यानी थर्ड फॉर्म वाला। यानी सेंटेंस में ह्यूमन लाइफ को पैसिव की तरह यूज किया गया है, और पैसिव की तरह यूज करने के कारण यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। ह्यूमन लाइफ इज कंसीडर्ड अ यूनिक ब्लेसिंग विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन द डैश ऑफ सेल्फ। अब यहाँ पे क्या होगा देखते हैं, ऑप्शन क्या है हमारे पास, विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन द डैश ऑफ सेल्फ, डिपेंड्स ऑन द विटनेस ऑफ सेल्फ, या ऑन विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन द नोन, या अवेयरनेस, या फिर अवेयर। तो यहाँ पे चेक कर, विच इन टर्न डिपेंड्स, यानी विच सब्जेक्ट हुआ, तो यहाँ पे वर्ब का यस यस ये यस वाला फॉर्म कर दिया क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ये सिंगुलर वर्ब ऑन द। अब यहाँ पे देखिए ऑन क्या है, प्रीपोजिशन, द क्या है यहाँ पे आर्टिकल, और आर्टिकल के बाद किसी नाउन का होना ज़रूरी है। तो नाउन में यहाँ पे देखिए नोन वर्ब हो गया, अवेयर वर्ब हो गया, विटनेस यहाँ पे सेंस नहीं दे रहा देखिए, तो अवेयरनेस हमारे पास क्या हुआ, एक नाउन। तो यहाँ पे ऑन द अवेयरनेस ऑफ द सेल्फ यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कभी भी आर्टिकल का यूज किस लिए किया जाता है, किसी नाउन को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद एक नाउन होगा, क्योंकि यहाँ पे दूसरा प्रीपोजिशन आ गया, तो इसलिए यहाँ पे एक नाउन का होना ज़रूरी है। तो अवेयरनेस यहाँ पे होगा, अवेयरनेस ऑफ द सेल्फ। ही हु इज़ नॉट अवेयर, नेक्स्ट वाला जो क्लोज सेंटेंस है उसमें क्या भरना है देखिए, ही हु इज़ नॉट अवेयर ऑफ सेल्फ कैन नीदर हैव पीस नॉर कैन ही फोस्टन पीसफुल को एग्जिस्टेंस। ना ही उसके पास पीस होगा, ना ही से फोर्स कर सकते हैं। वी हैव टू लिंक आवर सोल विद गॉड एंड बॉडी विद द फिजिकल वर्ल्ड ऑफ सब्सटेंस। डैश द फॉर्मलेस गॉड इज इनविजिबल टू द नेक्ड आइज। तो यहाँ पे टाइम को डिफाइन करना है। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे सिंस है, तो सिंस द फॉर्मलेस गॉड इज इनविजिबल, फ्रॉम तो होगा नहीं, एज पर द फॉर्मलेस गॉड ऐसा कोई वो नहीं है, तो हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा, सिंस। सिंस द फॉर्मलेस गॉड इज इनविजिबल टू द नेक्ड आई, आवर माइंड ऑफन वॉन्डर्स फेयर एवर इट गोज। नेक्स्ट क्या है हमारा, फिल इन द ब्लैंक। Dash we are unable to develop any love for divine. As a result, as a reaction, causing as a reason. तो यहाँ पे क्या होगा, dash we are unable to develop any love for divine, and इसके पहले क्या दिया हुआ था, dash the formless God is invisible to the eye, our mind often wanders. तो we are unable to develop any love for divine and religion like the white light of heaven's dash multicolor। तो यहाँ पे अब देखिए रिजल्ट की बात कर रहे हैं, तो एज अ रिजल्ट वी आर अनेबल टू डेवलप एनी लव फॉर डिवाइन एंड रिलीजन लाइक द वाइट लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्ट है तो एज अ रिजल्ट होगा, वी आर अनेबल टू डेवलप एनी लव फॉर द डिवाइन एंड religion like the white light of heavens dash multicolored fragmentation by the। तो heavens के बाद क्या होगा, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट के एंड द रिलीजन लाइक द वाइट लाइक लाइट ऑफ हेवेंस। तो एंड यहाँ पे मेन सब्जेक्ट क्या हुआ आपका, रिलीजन, और कैसा है ये, सिंगुलर सब्जेक्ट, लाइक प्रीपोजिशन हो गया, द वाइट लाइट ऑफ हेवेंस। तो यहाँ पे वर्ब की बात है, तो वर्ब कैसा होगा, रिलीजन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, तो ब्रेक नहीं होगा, ब्रेक्स, ये ब्रेक नहीं होगा, ब्रेक्स। अब
मल्टी कलर फ्रेगमेंटेशन, यानी उसको डिफरेंट कलर में तोड़ने की बात है, तो ब्रेक इनटू प्रीपोजिशन यूज करते हैं। तो यहाँ पे ब्रेक सही है और ब्रेक के बाद कौन सा होगा, इनटू, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे 25 क्वेश्चंस थे जो इस शिफ्ट में आए हुए थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।